हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। आपको बताया गया था हेल्थ क्या होती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। काफ़ी सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉपुलेशन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। क्लास हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और हमने क्या पढ़ा था। हमने कहा था हेल्थ क्या होती है। हेल्थ को हम अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति हेल्दी है या नहीं है, कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है, तो कैसे पता चलता है? कोई आप में से मुझे बताना चाहेगा? कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि हम किसे कहेंगे कि कोई हेल्दी पर्सन है? आप कैसे पता लगता है आपको? आप कैसे समझते हो कि आपके सामने कोई व्यक्ति है वो हेल्दी है या वो हेल्दी नहीं है? ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है, बहुत कॉमन सा जो क्वेश्चन है। हमने कहा हम हेल्दी किसे कहेंगे? आपने कहा कि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं होता है। हमने क्या बात की थी? हमने कहा था कौन पर्सन यहाँ पे हेल्दी होगा? जो शारीरिक रूप से एकदम फिट होगा, फिजिकली एकदम फिट होगा, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा जो व्यक्ति इमोशनली फिट होगा, यानी कि भावात्मक रूप से वो क्या होगा? फिट होगा। अब देखिए, जब हमने बात की शारीरिक स्वास्थ्य की, तो हमने कहा शारीरिक स्वास्थ्य से मतलब है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं हो। पहली बात, निरोग हो यहाँ पे शरीर। दूसरी बात, हमने कहा कि डेली लाइफ के जो फंक्शन है, डेली लाइफ के जो काम है, वो हम इजीली कर सकें। यानी कि ऐसा ना हो कि हम निरोगी तो हैं लेकिन फिर भी हम जो नॉर्मल से जो काम होते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य में दो चीजें आ जाती है। एक तो हमारे शरीर कैसा होना चाहिए? निरोग होना चाहिए। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पे जो डेली लाइफ के हमारे फंक्शन होते हैं, डेली लाइफ के जो काम होते हैं, वो हम इजीली कर सकें। ठीक है। इमोशनली यहाँ पे फिट होने का क्या मतलब है? हमने कहा कि बहुत सारे इमोशन हमारे अंदर होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? हमने कहा हमें गुस्सा भी आता है, हम कैसे होते हैं? दयालु भी होते हैं, हमारे अंदर फियर भी होता है, हमारे अंदर लव भी होता है, यानी कि प्रेम की भावना भी होती है। सारे क्या हैं यहाँ पे? इमोशंस हैं। तो इमोशनली हमें फिट होने का मतलब है कि सारे इमोशंस में यहाँ पे बैलेंस बना रहे। आपके अंदर गुस्सा भी है लेकिन आपके अंदर प्यार भी होना चाहिए, आपके अंदर डर भी है लेकिन आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए। और सारे इमोशंस क्या यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट में आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इमोशन बहुत हावी आपके पास हो रहा है, यानी कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या आपको डर बहुत ज्यादा लगता है। तो सारे इमोशंस कैसे हो? यहाँ पे बैलेंस हो, संतुलित हो, उसे हम क्या कहेंगे? भावात्मक रूप से यहाँ पे क्या कहेंगे? वो इमोशनली कैसा है? फिट है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा व्यावहारिक रूप से, यानी कि जो बिहेवियर है, बिहेवियर भी उसका कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर से क्या मतलब है? कोई बच्चा है, उसे ये पता हो उसे स्कूल में कैसे बिहेव करना है, उसे अपने दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना है, उसे अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, उसे छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, यानी कि वो व्यावहारिक रूप से कुशल हो। इतनी बात क्लियर है। और नेक्स्ट हमने कहा कि सोशली क्या हो? सोशली भी वो फिट होना चाहिए, यानी कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज के साथ कैसे डील करनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी परिस्थिति है और उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप कैसे वहाँ पे बिहेव करोगे, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला? हमने कहा दिस रेफर्स टू द ओवरऑल वेल बीइंग इंक्लूडिंग फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट्स, यानी कि प्रजनन, स्वास्थ्य, शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक जैसे सभी पहलुओं के संबंध में पूर्ण कल्याण है। ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य भी आएगा, यहाँ पे भावात्मक जो स्वास्थ्य है वो भी आएगा, व्यवहारिक और सामाजिक सारे ही एस्पेक्ट यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसे हमने क्या कहा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रखा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहाँ पे कैसा है? अच्छा है, स्वस्थ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि 1955 में एक प्रोग्राम हुआ था, उसे हमने क्या कहा था? फैमिली प्लानिंग कहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1951 में कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हुआ है। फिर हमने आरसीएच की बात की है। आरसीएच की फुल फॉर्म हमने क्या बोली? हमने कहा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है।
सबसे पहले आपको आरसीएच की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फिर हमने कहा था आरसीएच के अंदर क्या क्या आते हैं, जितनी भी नॉलेज रिप्रोडक्शन से लेकर के वहाँ पे प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी से लेकर के एडोलसेंस से लेकर के मेंस्ट्रुएशन से लेकर के जितनी भी आपको यहाँ पे नॉलेज है वो सारी आरसीएच के अंदर आती हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हमें क्या बताता है, ये प्रोग्राम हमें क्या बताता है कि आपको बताया जाता है कि जो रिप्रोडक्शन है उससे रिलेटेड नॉलेज है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज आपके को दी जाती है, आपको जो प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाती है, जब पार्चुलेशन हो गया है यानी कि आफ्टर डिलीवरी क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ध्यान देने योग्य होती है उसके बारे में बताया जाता है, एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पे अवेयरनेस शुरू की जाती है किसके लिए, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कैसे होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, उसके बारे में आपको अवेयर किया जाता है। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं, जैसे कि ये भी जो लोग हैं वो मान लेते हैं कि किसी को देख लेने से ही जो बीमारी है वो पास हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो एक्चुअल नॉलेज है वो बताया जाता है कि कैसे ये जो बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं और कैसे ट्रांसमिट नहीं होती हैं, और आपको ये बताया जाता है कि किस प्रकार से इन डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक आए थे, कुछ स्टेप्स आए थे जिसमें हमने देखा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे बना सकते हैं, जिसमें आपने यही देखा कि आप किस प्रकार से क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अलग अलग कार्यक्रम वहाँ पे चलाए जा रहे हैं, स्कूल्स में हो गए हैं, या फिर आपको ये बताया जाता है कि आप जो भी आपके बड़े हैं, आपके टीचर्स हो गए हैं, आपके पेरेंट्स हो गए हैं, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स हो गए हैं, आप उनसे क्या कर सकते हैं, बात करके आपके जो भी डाउट हैं उन्हें वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे पॉपुलेशन की, और हमने कहा था कि जब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे मनुष्य हैं उनकी संख्या में बहुत ज्यादा क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई। और हमने कहा कि अगर यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्या बात की, हमने कहा अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो क्या होगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी। क्या होंगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी। अब जब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना है, हमें यहाँ पे उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये बात हमने की थी कि जनसंख्या जब यहाँ पे बढ़ी, जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ पे हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी तो हमें क्या करना है, उत्पादन को भी बढ़ाना है। यानी जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उन पे डायरेक्टली यहाँ पे क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। हमने कहा भोजन की आवश्यकता है वो बढ़ जाएगी, तो भोजन का उत्पादन हमें और अधिक करना पड़ेगा, हमें अनाज और ज्यादा उत्पादित करना पड़ेगा। और ये सेम एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिया था, हमने कहा था कि अगर हमें यहाँ पे भोजन को और ज़्यादा उत्पादित करना है, अनाज को और ज़्यादा यहाँ पे हमें उगाना है, उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए होगी। तो हम ज़मीन कहाँ से लेंगे, जो जंगल होंगे जंगलों की कटाई करेंगे, जंगलों की कटाई हुई तो प्लांट और एनिमल दोनों स्पीशीज का यहाँ पे क्या हो गया, उनके अस्तित्व पर खतरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आपने ये समझ लिया है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, अचानक से जो जनसंख्या उसमें वृद्धि हो रही है और वो निरंतर रूप से हो ही रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट कह रहे हैं। अब आपको ये पता चल गया है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या यहाँ पे प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या यहाँ पे हानिकारक प्रभाव हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से सारे ही जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो बढ़ रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सारे जो उत्पादन हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया कि क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के। ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि जो जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई और जनसंख्या विस्फोट यहाँ पे हो गया है। आपको कॉजेज बताए गए हैं। सबसे पहला कॉज आपको क्या बताया गया, द रैपिड डिक्रीज इन डेथ रेट। यहाँ पे क्या हुआ, मृत्यु दर में तेजी से कमी आ गई है। अब मृत्यु दर में तेजी से कमी कैसे आई है, देखिए, एक होती है नेचुरल डेथ, यानी कि यहाँ पे क्या है, स्वाभाविक किसी की मृत्यु हो रही है। एक होता है कि कुछ रिसोर्सेज की कमी के कारण, यानी फैसिलिटीज नहीं मिली और उसकी कमी के कारण यहाँ पे मृत्यु हो गई है। जैसे कि
हमने क्या देखा, अगर यहाँ पे नेचुरली किसी की डेथ नहीं होती तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमने कहा हो सकता है कि यहाँ पे भोजन की कमी है, हमने कहा हो सकता है कि भोजन की कमी रही होगी। अब क्या हुआ, जब भोजन की कमी रही होगी तो भूखमरी यहाँ पे हो गई, ठीक है, भोजन की कमी हो गई। हमने कहा कि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं यहाँ पे उसकी कमी रही होगी, यानी कि उन्हें क्या मिला, कोई व्यक्ति बीमार है उसे टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो हमने क्या कहा कि टाइम पे समय पर उपचार ना होना। ठीक है, अब यहाँ पे और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन दो मुख्य हमारे पास यही आ रहे हैं। हमारी जो बेसिक नीड है वो क्या है, यही है। हमने क्या देखा, हमने कहा सबसे पहले क्या है, यहाँ पे भोजन की कमी रही होगी, ठीक है, यहाँ पे भोजन की कमी हो गई है, किसी को खाना ही नहीं मिला तो उसकी क्या है, यहाँ पे मृत्यु हो गई। या फिर कोई बीमार पड़ गया है और उसे टाइम पर उपचार ही नहीं मिला, यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो नहीं मिली, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मृत्यु जो यहाँ पे डेथ रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या हो, अगर यहाँ पे जो है अब वो भोजन की कमी ना हो, बल्कि भोजन यहाँ पे उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो क्या होगा, कुछ जो मृत्यु दर है वो यहीं रुक जाएंगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा कि क्या है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज मिल गई है, यहाँ पे जो डेथ रेट है वो यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है। चलिए, हो गया है, पहला पॉइंट आपको समझ आ गया है कि यहाँ पे क्या कॉज से कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, क्योंकि यहाँ पे भोजन की जो समस्या है वो भी सॉल्व हो गई है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। अब दूसरा जो पॉइंट हमारा वो हमें क्या बताता है, हमने क्या देखा, द रैपिड डिक्रीज इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मात्र मृत्यु दर में तेजी से कमी आ गई है। कैसे, हमने यहाँ पे बात की थी मेडिकल फैसिलिटीज की, और आपने देखा होगा पुराने टाइम पे जब भी यहाँ पे पार्चुलेशन का टाइम होता है, जब भी यहाँ पे डिलीवरी का टाइम होता है, तो ज्यादातर यहाँ पे जो माएँ होती हैं, जो वहाँ पे मदर होती है, उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती थी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो नहीं मिल पाती थी। तो क्या है, यहाँ पे उस टाइम पे जो मात्र मृत्यु दर है पुराने टाइम पे वो बहुत अधिक हुआ करता था। क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पास क्या हुई, मेडिकल फैसिलिटीज आए और मात्र मृत्यु दर है उसमें तेजी से कमी आई। तेजी से कमी आई तो क्या हो गया, यहाँ पे जो मदर है, जो न्यू बॉर्न है, वो बिल्कुल वहाँ पे क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो क्या होगा, जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो यहाँ पे बढ़ गई है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए, तीसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, द द रैपिड डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। सेम आपको पॉइंट बताया जा रहा है, जब मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिली तो क्या हो गया कि मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में यहाँ पे तेजी से कमी आ गई है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट बताता है वो है द इंक्रीज इन द पीरियड ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा की अवधि में वृद्धि हो गई, क्योंकि यहाँ पे भोजन भी उपलब्ध मात्रा में है, मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ पे उपलब्ध मात्रा में है, जो भी बेसिक नीड होती हैं वो उस व्यक्ति को हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट आपको बताता है वो ये है कि द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द रिप्रोडक्टिबल एज, यानी कि प्रजनन योग्य आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि। अब हमारे पास क्या आते हैं, तीन प्रकार के लोग आते हैं। एक तो हमारे पास बच्चे आते हैं, चाइल्ड आते हैं। दूसरा हमारे पास वो उस एज के लोग आते हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली क्या है, वो मेच्योर हैं, यानी कि अब वो क्या है, प्रजनन योग्य हैं। तीसरे हमारे पास वो लोग आते हैं जो वृद्धावस्था में आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रजनन योग्य लोग थे उनके नंबर में जब इंक्रीमेंट हुआ, उनके नंबर में वृद्धि हुई, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या है, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जनसंख्या में वृद्धि होगी। अभी तक आपने क्या जाना है, आपने सिर्फ ये देखा है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है और जनसंख्या विस्फोट के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। आपने जनसंख्या के बारे में भी पढ़ा है और आपने इन कारणों में से बहुत सारे कारणों को भी पढ़ा होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कारण हमने पढ़ लिए तो निवारण पढ़ लेते हैं।
हमने कहा जनसंख्या विस्फोट को हमने पढ़ लिया है, तो जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने वाले उपाय हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बात की हमने कहा जो छोटे परिवार होते हैं उन्हें क्या है, बढ़ावा देना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि जो छोटे परिवार होते हैं उनके क्या महत्व होते हैं। छोटा परिवार होगा, आप अपने बच्चों को क्या दे सकेंगे, बेटर एजुकेशन दे सकेंगे, अच्छी शिक्षा आप दे सकेंगे, आप अच्छी लाइफ उन्हें प्रोवाइड करा सकेंगे। जहाँ किसी के 5 बच्चे हैं और जहाँ किसी के 2 बच्चे हैं, आप खुद ही आइडिया लगाइए कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। उन 5 बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी या उन 2 बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं ये लोगों को समझाई जाए कि छोटे परिवारों का क्या महत्व यहाँ पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गर्भ निरोधक तरीकों के उपयोग को बढ़ावा देना, यानी कि प्रोमोटिंग द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, ये आपके चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनका उपयोग करना, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना कि कौन कौन से गर्भ निरोधक के तरीके हो सकते हैं, उनके क्या क्या लाभ होंगे, और साथ में आपको हानि भी बतानी है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं कि जिनके क्या होते हैं यहाँ पे हानियां भी होती हैं। तो आप दोनों चीजों को समझाएंगे कि अगर आप गर्भ निरोधक तरीकों का यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से वो तरीके हैं और उनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इस बारे में आपने क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है। तीसरा पॉइंट आपको बताता है विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाना, महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। देखिए, अगर किसी की शादी मेच्योर एज में हो रही है, उस एज में जिसमें कम से कम उसने अपनी 12th तक की पढ़ाई कर ली है और वो इतना मैच्योर हो चुका है कि उसे सही और गलत का फर्क पता है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, अच्छा वहां पे डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो यही आपको तीसरा पॉइंट बताता है, इंक्रीजिंग द लीगल एज फॉर मैरिज 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स एंड 21 ईयर्स फॉर मेल्स। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको पॉइंट बताता है छोटे परिवार वाले जोड़ों के प्रति सराहनीय कदम, यानी कि एप्रिसिएटिव मेजर्स टुवर्ड्स कपल्स विद स्मॉलर फैमिली। जिनकी छोटी फैमिली है उनको क्या करना, अप्रिशिएट करना, उन्हें सराहना देना, जिससे कि उनके आसपास वाले लोग भी उन्हीं से प्रेरित हों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने क्या पढ़ा, जनसंख्या पढ़ा, उसके कारण पढ़े और उसके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं हमने वो पढ़े हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि आदर्श गर्भ निरोधक। देखिए, हमने क्या बोला, हमने कहा हम गर्भ निरोधक के जो मेथड हैं, जो युक्तियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आदर्श गर्भ निरोधक क्या होते हैं, यानी कि आपको वही मेथड्स यहाँ पे यूज करने हैं जो कि आदर्श हो। आदर्श का क्या मतलब है, जिनसे हमें कोई भी हानि ना हो। हम अगर उन्हें यूज भी कर रहे हैं तो हमें वो शारीरिक, मानसिक या इमोशनली किसी भी एस्पेक्ट में कोई भी हानि ना पहुंचाएं। चलिए, अब देख लेते हैं कि जो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कह रहा है आसानी से उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि शुड बी यूज इजिली। जब इन्हें यूज किया जा रहा हो तो आसानी से वो यूज हम उन्हें कर सकें, ऐसा ना हो कि हम वो यूज ही ना कर पाए या फिर हमें यूज करने में प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमें बताता है आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, शुड बी अवेलेबल इजिली, यानी ऐसा ना हो कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़े इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रभावी होने चाहिए, यानी कि शुड बी इफेक्टिव, यानी जो रिजल्ट हमें चाहिए वो 100% यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50-50 की यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है दुष्प्रभाव अनुपस्थित या न्यूनतम होने चाहिए, जो साइड इफेक्ट हैं वो एब्सेंट होनी चाहिए, और अगर किसी में है तो बहुत मिनिमम हो। देखिए, आपको ये बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, जो गर्भ निरोधक होते हैं, उनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इन केस कोई साइड इफेक्ट है तो इतना माइन्यूट होना चाहिए कि जो हमें हानि ना पहुंचाए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया जा रहा है तो उससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके लिए सही हैं और कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी मर्जी से कोई भी जो गर्भ निरोधक है उसे यूज नहीं करना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है परिवर्तित होनी चाहिए, यानी कि शुड बी रिवर्सिबल। और लास्ट कह रहा है कि व्यक्ति की इच्छा, यौन इच्छा या कार्य को प्रभावित नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने आपको पहले ही कहा कि ऐसे होने चाहिए जो कि आपको इमोशनली इफेक्ट ना करें,
आपको फिजिकली इफेक्ट ना करें और आपको मेंटली भी इफेक्ट ना करें, या कि किसी भी एस्पेक्ट में किसी भी रूप से आपको क्या ये इफेक्ट ना डाले आप पे, ठीक है। यही हमने कहा है, शुड नॉट अफेक्ट द डिजायर, सेक्सुअल ड्राइव और एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। इतनी बात क्लियर है आपको? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो आदर्श गर्भ निरोधक होते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो इनमें से आपने क्या करना है, सारे ही पॉइंट्स को आपने अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। मैंने पहले भी कहा, ये जो हमारा चैप्टर है पूरा थ्योरेटिकल है और इसमें जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे ये क्या होंगे, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमने कहा मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि गर्भ निरोधक के कौन कौन से तरीके हमारे पास आते हैं। हमने कहा सबसे पहले नेचुरल और ट्रेडिशनल। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्राकृतिक या पारंपरिक आता है। अब जो नेचुरल तरीके होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। हमने क्या कहा था, जो फर्टिलाइजेशन है उसे क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, ठीक है। कैसे इनहिबिट करेगा, देखिए हमने क्या कहा था, हमने पढ़ा था जब भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। हमने यही कहा था, हमने कहा था हमारे पास एक है मेल गैमेट और एक है फीमेल गैमेट, ठीक है। इस प्रकार से अब आप ये चीजें समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। जब यहाँ पे इनका फ्यूजन हुआ तो क्या यहाँ पे बन रहा है, हमने कहा यहाँ पे जाइगोट बना। अब हमें करना क्या है, इस फ्यूजन को रोकना है प्राकृतिक तरीकों से। कौन से वो प्राकृतिक तरीके होते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी आपको ये देखना है कि जो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उनमें क्या क्या आता है। हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, जो नेचुरल मेथड्स होंगे वहां पे ये जो गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हमें क्या करना है, रोकना है। इतनी बात क्लियर है? अब जब आप ये पढ़ रहे होंगे, जब आप गर्भ निरोधक के तरीकों में पहला तरीका पढ़ रहे होंगे नेचुरल और ट्रेडिशनल, उसमें आपको क्या करना है, आपने क्या पढ़ा था, मेंस्ट्रुएशन को पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ी थी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने क्या पढ़ा था, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, ठीक है। आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था और उसमें आपने देखा था ओव्यूलेशन कब हो रहा है। आपने क्या कहा था, ओव्यूलेशन के बारे में आपने पढ़ा था। अब आप कहेंगे हम क्यों यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, ओव्यूलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था ओव्यूलेशन क्या होता है, 14th डे में हो रहा है, ठीक है। और हमने ये कहा था कि जब ओव्यूलेशन होगा तो इससे क्या निकलेगा, हमने कहा ओवम। और इस ओवम की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 24 हार्स होती है, 24 घंटे होती है। यही हमने कहा था। इतनी बात क्लियर है आपको? हमने कहा कि जब हमने मेंस्ट्रुएशन को देखा और हमने पूरा वहां पे पूरी साइकिल देखी, कितनी की साइकिल होती है, 28 डेज की होती है। और हमने कहा ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 14th डे में हो रहा है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ओवम रिलीज होगा। कहाँ से रिलीज होगा, हमने कहा ग्राफियन फॉलिकल से। यहाँ पे क्या है, ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम यहाँ पे रिलीज होगा। और ओवम फिर कहाँ पे जाएगा, जो फैलोपियन ट्यूब है उसके एम्प्यूला वाले पार्ट में जाएगा। अब जब वहां पे गया तो उसकी जो यहाँ पे एज होती है वो 24 घंटे है। अगर इन 24 घंटों के अंदर अंदर यहाँ पे क्या है, फ्यूजन हो गया, यानी कि यहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है वो हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अगर यहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर फ्यूजन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो क्या है, यहाँ पे आपको क्या आइडिया लगा, आपने ये देखा कि ये जो टाइम है ओव्यूलेशन का, अगर आपको ये पता है कि ओव्यूलेशन का टाइम कब है तो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं प्रेगनेंसी हो या नहीं हो। इतनी बात क्लियर है आप सबको? चलिए, सो क्लास आज आपने पढ़ा यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो मेथड्स होते हैं उनमें कौन कौन से मेथड हैं, और आपने नेचुरल मेथड्स के बारे में यहाँ पे जाना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, अपनी जो बुक है उसमें चैप्टर को आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।